हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो टॉपिक चल रहा है दैट इज माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक्चुअली इस चैप्टर को आप खोलिएगा। आज मैं आपको ऐसा करने जा रहा हूँ कि मैं आपको इस चैप्टर में 6 टॉपिक हैं, जैसे कि माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट, माइक्रोब्स एज बायोफर्टिलाइजर्स। तो ये जो टोटल 6 जो टॉपिक हैं, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, इसके 6 टॉपिक्स हैं। टॉपिक नंबर 1 माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड, point number 2 microbes in industrial products, point number 3 that is sewage, microbes in sewage treatment, point number 4 is production of biogas, production of biogas, point number 4 is biocontrol agent, biocontrol agent. Next point is biofertilizers, biofertilizers. तो टोटल ये हैं 6 चैप्टर, 6 टॉपिक्स हैं। इनमें से आज मैं आपके सामने एक टॉपिक के नोट्स बनाऊंगा, और जैसे मैं आज नोट्स बनाऊंगा आपके सामने, ये भी एक कला होनी चाहिए नोट्स बनाने की। बाकी आपको पढ़ के इन टॉपिक्स के नोट्स सेल्फ बनाने होंगे। आप समझिए कि कैसे हम नोट्स फाइल में बनाते हैं, राइट। और ये पूरा चैप्टर लॉजिकल चैप्टर है, बिल्कुल मतलब इसमें जो है फैक्ट है, इसमें कोई समझाने वाली बड़ी बात नहीं है। बस आपको समझना ये है कि पहले टॉपिक के नोट कैसे बनेंगे, बाकी सारे नोट्स आप बनाते चले जाएंगे लाइन टू लाइन, राइट। आइए पहले टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। मैं लाइन पढ़ूंगा, उसके बाद आप अपनी लाइन देखेंगे एनसीईआरटी में, और लाइन फिर उसका हम क्या बनाएंगे, उसका डिटेल मतलब नोट्स बनाएंगे। You would be surprised to know that we use microbes or products derived from them every day. या तो हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं या माइक्रोब्स के बने हुए प्रोडक्ट्स का हमारी दैनिक जिंदगी में इस्तेमाल किया जाता है। A common example of the production of curd from milk. तो पहला जो पॉइंट है that is curd is converting into milk is converted into curd by, कौन करता है इसको कन्वर्ट, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसको मैं ये भी कह सकता हूँ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया मतलब लैक। अब इसमें आगे लिखा है कॉमन एग्जांपल इन द प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क, माइक्रोऑर्गेनिज्म सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर कॉमनली कॉल्ड एंड अदर्स। तो इसको हम एक नाम देंगे दैट इज लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस डिफरेंट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डिफरेंट है। एनसीईआरटी बिल्कुल क्लियर तौर पे लिखती है कि लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स, यानी कोई और है, और उनका नाम क्या है, LAB। तो लैक्टोबैसिलस, राइट। नेक्स्ट टॉपिक फिर आगे इसमें लिखा है lab growing milk can convert it to curd. During growth, the LAB produces acids that coagulate and partially digest the milk proteins. यानी मिल्क की प्रोटीन को जमाने का कोएगुलेशन, क्या कोएगुलेशन मतलब कोएगुलेशन मतलब उसको जमाना। किसको जमा देते हैं, मिल्क की प्रोटीन को इकट्ठा कर देती है, और इकट्ठा भी ऐसे कि वो कोएगुलेशन ऑफ पार्शियली यानी पूरी तरह नहीं, पार्शियली डाइजेस्टेड क्या मिल्क, यानी मिल्क प्रोटीन, मिल्क के जो प्रोटीन्स हैं उनको
पार्शियली डाइजेस्ट करके कोएगुलेट कर देती है, ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या जिन्हें हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। इसके बाद इसमें लिखा है अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड, मतलब हम शुरू में क्या करते हैं, कर्ड बनाने के लिए मिल्क में थोड़ी सी कर्ड डालते हैं, क्योंकि उस थोड़ी सी कर्ड में मिलियंस ऑफ LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, और वो बैक्टीरिया फिर क्या होता है, मिल्क में जाने के बाद एक पर्टिकुलर pH में मतलब उनका होता है और उसमें वो वर्क करते हैं, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनकी ग्रोथ होती है, ग्रोथ के साथ साथ वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को पार्शियली डाइजेस्ट करते हैं। तो इसमें उसके लिए उन्होंने लिखा है कि जो शुरू में हम डालते हैं उसको सहेजा हमारे गाँव की भाषा में कहते हैं, वैसे हम उसको इनोकुलम या स्टार्टर बोलते हैं, इनोकुलम या फिर उसको हम बोलते हैं स्टार्टर। स्टार्ट करेगा, क्या स्टार्ट करेगा, मिल्क को कर्ड में बनने के लिए। फिर इसके बाद उसने जिक्र किया है थोड़े से टेम्परेचर पे, जैसे विच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, वो थोड़े से सुटेबल टेम्परेचर पे भी LAB अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पार्शियली डाइजेस्टेड मिल्क को कोएगुलेट करेगा। इसके बाद लिखा है कि ये तो हो गया LAB के बारे में, इसमें बस एक और बात लिखी है, इट इम्प्रूव्स द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द मिल्क दैट इज ऑफ कर्ड, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाती है। और वो कैसे बढ़ती है, आपने सही पढ़ा, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या पढ़ा आपने कि विटामिन, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, विटामिन B12 इज फॉर्म, विटामिन B12 भी कर्ड में आ जाता है, और लाने का काम किसका है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जब इसको पार्शियली डाइजेस्ट करता है उस वक्त ये ऐड हो जाता है बाई प्रोडक्ट में। इसके अलावा इन्होंने बात कही है द डफ विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। एक्चुअल में ये मतलब अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फर्मेंटेशन की। फर्मेंटेशन को कौन कौन लोग जानते हैं, आप लोग फर्मेंटेशन, राइट, फर्मेंटेशन होता है रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के लैक में क्या बोलते हैं उसको, एनारोबिक रेस्पिरेशन, राइट। तो ये वाली बात यहाँ हो रही है। अब जब ये रेस्पिरेशन होता है तो इसमें मतलब ये CO2 का प्रोडक्शन करते हैं, इस फर्मेंटेशन में CO2 बनती है। अब इस आटे में जो यीस्ट यूनी होती है, यीस्ट एनारोबिकली रेस्पायर करता है और CO2 बनाता है, और वो CO2 उस आटे में अंदर ही अंदर जब फैलती है तो वो गुब्बारे टाइप में शेप बनाती है, और गुब्बारा स्वेलअप कर जाता है, फूल जाता है, जिसको आपकी बुक में लिखा है कि The duff which is used for making bread is fermented by using baker's yeast। अब अगला पॉइंट है इसमें Saccharomyces cerevisiae, जिसका नाम है बेकर्स यीस्ट। अब ये यीस्ट क्या कहाँ काम आती है, ये ब्रेड बनाने में काम आती है। ब्रेड बना, इसका एक्चुअल नाम क्या है, Saccharomyces cerevisiae। NCERT में लिखा है, आप लिख सकते हैं उसको। Saccharomyces में S कैपिटल रखेंगे और पूरा लिखेंगे, cerevisiae का C छोटा बनाएंगे और फिर इसे पूरा लिखेंगे। मतलब क्यों, क्योंकि ये बायोलॉजिकल नेम है, राइट। इसके बाद इसमें लिखा है कि puffed up appearance of duff, मतलब puffed up मतलब फूली हुई। पहले मान लीजिए कटोरे में सपोज ये आटा है, जब इसमें यीस्ट पड़ी होगी, खमीर पड़ा होगा तो इसको फुला देगा, और जब इसको के अंदर वो गैस के गुब्बारे बनेंगे अंदर ही अंदर, तो इसका आयतन, इसका वॉल्यूम ऊपर को हो जाएगा। तो पहले इतना था, इतना हो गया, तो ये क्या हुआ, पफिंग मतलब फूल गया, राइट। फिर लिखा है कि फर्मेंटेड बाय यूजिंग बेकर्स यीस्ट, और बेकर्स यीस्ट को बोलते हैं Saccharomyces cerevisiae, ये ब्रेड बनाने के काम आती है। नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक्स एंड फूड्स आर आल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन ऑफ द माइक्रोब्स, जैसे टोडी। अब इसमें नेक्स्ट जो है दैट इज टोडी। आप देखिए टोडी एक साउथ इंडिया में जैसे केरला, कर्नाटक और इसके अलावा तमिलनाडु, उड़ीसा, इसके इलाके में क्या मिलता है, आंध्र प्रदेश,
जैसे यहाँ कॉफ़ी चाय वगैरह कुछ पीते हैं, यहाँ तक शराब जैसी है। तो शराब जैसा ये टोटली बनता है, फर्मेंटेशन करने के बाद बनता है और फर्मेंटेशन करके तब उसको पिया जाता है। इसके बाद ये किससे बनता है? पाम से बनता है, मतलब खजूर के कुछ पानी वगैरह से। माइक्रोब्स आर आल्सो यूज्ड टू फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बैम्बू शूट्स टू मेक फूड। खाना बनाने के लिए माइक्रोब्स जो है हमें फिश को, बैम्बू को, इन सबको फर्मेंट करते हैं, सोयाबीन को फर्मेंट करते हैं और हमें खाने लायक प्रोडक्ट्स को देते हैं। और इसी में एक नाम और नया होता है, दैट इज चीज़। चीज़ मतलब बटर नहीं, चीज़ मतलब चीज़ को चीज़ होता है। पनीर ये ओल्डेस्ट फूड आइटम है और ये भी जो है इसी से मतलब माइक्रोब्स के बैक्टीरिया से ही मतलब बनता है। इसके बाद ये लिखते हैं स्विस चीज़ बनता है बहुत बड़ी अमाउंट में CO2 बनने से, और ये CO2 बनाता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शार्लेनी। प्रोपियोनी फिर किसको बना रहे हैं ये? स्विस चीज़। स्विस चीज़ इसको बनाने के लिए प्रोपियोनी ई बड़ा बनाएंगे, बाकी सब ठीक है, और शार्लेनी का एस छोटा बनाएंगे, शार्लेनी, और ये लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे एनसीईआरटी से उठा के। इसके बाद ये कहते हैं कि रॉकफोर्ड चीज इज ripened by growing a specific fungi on them। अभी तक क्या चल रहा था? बैक्टीरिया। ये सब क्या है? बैक्टीरिया, सब बैक्टीरिया। और एक लास्ट पॉइंट उसने एनसीईआरटी ने आपको बताया, और दैट पॉइंट इज व्हाट? दैट पॉइंट इज रॉकफोर्ड चीज आर ripened by specific fungi। तो ROUQFORD रॉकफोर्ड CHEEC ये किससे? एक फंजाइज, स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंजाइज थे। तो कुल मिलाकर आज हमने कोशिश की कि हाउस होल्ड प्रोडक्ट में क्या क्या काम आ सकता है, कौन कौन सी बातें हैं जो हमें समझनी है या बुक में लिखनी है, कैसे हम नोट्स बनाते हैं, उसका एक आइडिया आपको आया होगा। इसके अलावा पूरी बुक में कुछ भी नहीं है, इस पूरे चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही आपको पॉइंट्स बनाने हैं और पढ़ना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में बैक्टीरिया कैसे हेल्पफुल है, सीवेज ट्रीटमेंट में बैक्टीरिया कैसे हेल्पफुल है, प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस में बैक्टीरिया कैसे हेल्पफुल है, बायो कंट्रोल एजेंट में कैसे हेल्पफुल है, बायो फर्टिलाइजर्स में कैसे हेल्पफुल है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये बताऊं कि इस चैप्टर के लिए अगर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है तो इससे ज़्यादा कुछ भी पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। एनसीईआरटी के पैराग्राफ बहुत ही ज़्यादा लाभदायक मतलब बेनिफिशियल हैं आपके लिए, उन्हीं को आप बार बार रिवाइज कीजिए, इस तरह से नोट बना लीजिए। बार बार पूरा पैराग्राफ पढ़ने की, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई ज़रूरत आपको नहीं रहेगी। अगर आपके नोट्स आपके किताब के चैप्टर से ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर वो नोट्स कहाँ रह गए? नोट्स तो उसका मतलब शॉर्ट नोट होना चाहिए, ऐसा नोट होना चाहिए कि पूरा चैप्टर जितना पढ़ने में टाइम लगता है उससे कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। इस चीज़ का नाम नोट्स होता है। अब बहुत सारे बच्चों के नोट्स मैंने देखे, वो नोट्स इतने बनाते चले गए, इतने बनाते चले गए, इतने डीप में चले गए कि वो पूरी बुक से भी ज़्यादा बड़ा मतलब चैप्टर बना दिया। जितने बुक में चैप्टर का लेंथी है उससे ज़्यादा लेंथी चैप्टर, उससे ज़्यादा डीप चैप्टर आप बना रहे हो, तो इसका मतलब साफ है कि आप बहुत सारी मतलब चीज़ों को इकट्ठा कर रहे हो, आप नोट्स नहीं बना रहे हो, आप रिसर्च कर रहे हो। अभी 12th क्लास में हो, आपको रिसर्च नहीं करनी है, आपको डीप में नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ उतना पढ़ना है जितना आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, उसको समझना है, सीखना है, उसमें जो प्रॉब्लम हो अपने टीचर से उसको पूछना है, उससे ज़्यादा डीप में जाने की आप कोशिश करेंगे तो फिर आप अपने एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, आप उससे बढ़कर PhD की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के चैप्टर में जो लिखा है वो मतलब आपके हाथ में ऐसे हो जानी चाहिए नोट्स बना के कि जितने चैप्टर उसमें हैं लगभग उनकी आधी या उससे भी और चौथाई तो वो रह जाए। यानी पूरी एनसीईआरटी में अगर 16 चैप्टर्स हैं जिनमें से 6 to 7 चैप्टर्स जो डिलीट हुए, सपोज कीजिए 10 चैप्टर्स अगर बच भी जाते हैं तो इन 10 चैप्टर्स में 11 चैप्टर्स आपके बचते हैं। 11 चैप्टर्स में आपको जो है तो मतलब अगर आप 20 पेज में सब कुछ कर लेते हैं तो 220 पेजेस एनएफ है आपकी बुक के लिए। 20 पेज का वर्क मैंने इसलिए बताया, आप लाइन लाइन लिखेंगे ताकि आप पूरा का पूरा
10 पेज आपको लगेंगे एक के नोट्स बनाने में, और जब 10 पेज लगते हैं तो 110 में आपका जो है काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हम जो है पूरा नोट्स बनाएंगे, राइट। इतने शॉर्ट टाइम में हमारा सारा काम हो जाना चाहिए, और उसको फिर एग्जाम के टाइम पे बड़े आसानी से हम रिवाइज कर लेंगे। अगर हम उससे ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करते हैं जितना एग्जाम में पूछा जाएगा, तो फिर समझिए कि ना तो हम वो सीख पाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, ना वो सीख पाएंगे जो आगे की बात है। इतना समझिए, इतना सीखिए जो एग्जाम के से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम में लाभदायक हो, जो एनसीईआरटी में मेंशन हो। उससे ज़्यादा आप डीप में मत पढ़िए, मत जाइए, मत इतने सारे नोट्स बनाइए। बिल्कुल क्लियरली एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की लाइंस का मतलब पूछिए, उनके वर्ड्स का मायना आप समझिए। अगर आप उसको समझ रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, तो आप ठीक कर रहे हैं। अगर आप समझने की कुव्वत नहीं रखते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल नहीं है कि आप समझ सकें, पूछ सकें, जान सकें, तो फिर आप अपने ऊपर गौर कीजिए और अपने मार्क्स के बारे में चिंतित हो जाइए, क्योंकि आप अगर ज़्यादा भी पढ़ेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं आपके मार्क्स के लिए नुकसानदायक है। आप जब ज़्यादा पढ़ते हैं तो फिर आपके खुद जो पढ़ना है उसके लिए भी टाइम कम हो जाता है, इसलिए कम पढ़िए, लेकिन बार बार पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स अबाउट। लेकिन इसके लिए मैं आपको 2 दिन का टाइम दूंगा। 2 दिन में आपको इनके कुछ शॉर्ट नोट्स मुझे बना के दिखाने होंगे। पहले एक दिन में इसके, फिर एक दिन में इसके और एक दिन इसके। धीरे धीरे आप नोट्स बनाइएगा। आपको नोट्स बनाने की, सेल्फ नोट्स बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। पैराग्राफ पढ़ने के बाद नोट्स बनाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको फिर दिक्कत आती है, ग्रुप में डालिए। ग्रुप में नहीं पूछ सकते तो मुझसे पर्सनली पूछिए, लेकिन आर यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योरसेल्फ। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक हम भी कुछ आपको नहीं बता पाएंगे। आज के लिए इतना ही।